आइए आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। कक्षा 12 का ये पहला चैप्टर है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कूलाम लॉ से संबंधित है। कह रहा 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो कह रहा है दो बिंदु आवेश ए और बी हैं, जिनमें से एक पर आवेश प्लस क्यू है, दूसरे पर आवेश माइनस क्यू है, और वो किसी दूरी पर रखे गए हैं। जिस दूरी पर भी रखे गए हैं उन पर लगने वाला बल कितना है, एफ है। कह रहा इफ 25% चार्जेज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज बिकम्स। अब कह रहा है कि अगर ए जिस पर प्लस क्यू चार्ज है इसका 25% चार्ज बी में ट्रांसफर कर दिया जाए जिसका माइनस क्यू चार्ज है, तो कह रहा है तब उन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रम से हम लोग एक एक करके इसकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको देखते हैं। तो देखिए जैसा बताया गया है वैसा ही हम लोग कर लेते हैं। तो कूलाम के नियम के हिसाब से तो ए और बी दो बिंदु बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। ए पर क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, वो कह रहा है कि किसी दूरी पर रखे हैं तो उस दूरी को हम लोग आर मान लेते हैं। अब इस पर कूलाम का नियम लगा देते हैं। तो कूलाम का नियम लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा माइनस Q है। ध्यान दीजिए, कभी भी गलती ना करें। बल हमारा सदिश राशि है तो सदिश में चिन्ह सहित रखते हैं। अगर परिमाण केवल पूछता तो एक अलग बात थी, परिमाण नहीं कह रहा है तो चिन्ह सहित रखेंगे। बार बार इस बात को समझ लीजिए, गलती यहीं हो जाएगी। सब कुछ सही कर लेंगे और केवल चिन्ह लगाने में गलत हो जाएगा। तो यह बराबर, यह माइनस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि Q के साथ माइनस है। तो जब हम यहाँ पर Q1 Q2 रखेंगे तो Q गुणे माइनस Q, तो माइनस Q स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस यहाँ आ गया तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो गया। अब केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 में कह रहा है कि A का 25% आवेश B में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि A का 25% घटेगा और B का 25% बढ़ेगा, क्योंकि A से 25% B में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो 25% का मतलब हो गया कि 100 में 25, तो 100 का 25 क्या है, चौथाई हिस्सा है। तो अगर आवेश Q है तो उसका चौथाई हिस्सा हम लोग A से B में ले जा रहे हैं। तो A में चौथाई हिस्सा घटेगा और B में चौथाई हिस्सा बढ़ेगा। तो देखिए A में घटा दिया गया चौथाई हिस्सा, B में बढ़ा दिया गया चौथाई हिस्सा। तो QA हो गया हमारा, Q है तो इसमें चौथाई हिस्सा घटा दें यानी Q/4, और B में चौथाई हिस्सा बढ़ा दें यानी इसका चार्ज माइनस Q है तो इसमें Q/4 जोड़ दिया। तो A हमारा अब ये हो गया, B हमारा ये हो गया। अब फिर से कूलाम का नियम लगा देंगे तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 हमारा इतना है, Q माइनस Q/4, Q2 हमारा इतना है, तो माइनस Q प्लस Q/4 अपान बीच की दूरी R है तो R का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 1/4πε0। ये इधर जाएगा तो 4 - 1 Q हो जाएगा तो 3Q/4, और ये माइनस है तो माइनस का 3Q/4 अपान आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/4πε0 9/16 Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले और दूसरे समीकरण से हमको क्या प्राप्त हुआ? पहले और दूसरे समीकरण से तो F अपान F डैश कर लीजिए।
तो ये एफ अपान एफ डैश हो जाएगा, पहले कितना है, ये है माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और बाद में आया है माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9/16 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, और ये आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें कर दें, तो एफ डैश हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 9/16 एफ, वही देखिए निकल के आया है, एफ डैश इक्वल टू 9/16 एफ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। कह रहा है ऐसा महसूस करिए, या मान लो ऐसा हो जाए। कह रहा है सपोज का मतलब कि एक तरह से मान लिया जाए कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर कितना है बता रहा है, वन ऑफ देम इज माइनस ई। अगर एक माइनस ई है तो दूसरा ई प्लस डेल्टा ई है, यानी थोड़ा सा ज्यादा है। तो कह रहा है इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज 0, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो कह रहा है, फिर से समझिए, कह रहा है कि सपोज मतलब ऐसा हो जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ जाए, और एक का आवेश माइनस ई हो जाए और दूसरे का ई प्लस डेल्टा ई हो जाए। तो कह रहा है कि नेट वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश और गुरुत्वाकर्षण बल, नेट स्थिर वैद्युत फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन एटम के बीच कितना होगा यदि वो डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं। हाँ, नेट फोर्स नहीं, वो कह रहा है कि कुछ दूरी पर रखे गए हैं, वो दूरी बता दिया है डी। तो कह रहा है कि अगर स्थिर वैद्युत फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो तो चार्ज कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो फिर से क्वेश्चन समझिए कि कह रहा है कि सपोज मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश में थोड़ा सा अंतर आ जाए, एक का मान लो माइनस ई है तो दूसरे का ई प्लस डेल्टा ई हो जाए, और अगर उनको डी दूरी पर रख दिया जाए, डी दूरी पर, और उनके बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो, ए पार्ट इज 0, तो कह रहा है कि डेल्टा ई का मान कितना होगा। यानी जो हमने ये अंतर थोड़ा सा निकाला है, तो ये अंतर डेल्टा ई कितना होगा। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को लगा करके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन परमाणु को क्यों लिया गया है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को इसलिए लिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आराम रहेगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ई और ई प्लस डेल्टा ई ये आवेश है, माइनस ई और ई प्लस डेल्टा ई। तो अब इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। अब एक हाइड्रोजन एटम में केंद्र में यानी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसलिए हाइड्रोजन लिया गया है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो अब कह रहा है कि चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन में माइनस ई आवेश है और एक प्रोटॉन में ई प्लस डेल्टा ई है, तो हाइड्रोजन परमाणु में कुल कितना आवेश है, तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस प्रोटॉन का आवेश, क्योंकि एक ही एक है,
1H1 लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक भी उसका 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी उसका 1 है। तो ये आ गया QE प्लस QP, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्लस प्रोटॉन पर आवेश। प्रश्न में हमको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर -E आवेश है और प्रोटॉन पर E प्लस डेल्टा E आवेश है। तो ये कुल आवेश हो गया हमारा डेल्टा E, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे। तो कुल जो आवेश का परिमाण आया वो कितना है, डेल्टा E। सिंस ए हाइड्रोजन एटम कैरीड ए नेट चार्ज डेल्टा E, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन एटम है उस पर नेट जो आवेश है वो कितना है, डेल्टा E, क्योंकि प्लस E और -E एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे यानी उदासीन कर देंगे, तो डेल्टा E आवेश बचेगा। वैसे भी हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उदासीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्योंकि दोनों में समान और विपरीत आवेश है। परंतु अब इसने थोड़ा सा बदल दिया है कि एक में -E आवेश रहेगा, एक में E प्लस डेल्टा E रहेगा, तो डेल्टा E का उसमें आवेश आ जाएगा, क्योंकि E और डेल्टा E एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे यानी उदासीन कर देंगे। तो अब हाइड्रोजन पर अगर कुल नेट आवेश देखा जाए तो डेल्टा E हो जाएगा। अब इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला अगर हम लोग लगा दें तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा Fe = 1/4πε0 डेल्टा E इंटू डेल्टा E। 2 बार होगा क्योंकि Q1 Q2/r² होता है, तो डेल्टा E इंटू डेल्टा E, उसी को डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया है, और बीच की दूरी d² है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल आ गया। तो हमने स्थिर वैद्युत बल निकाल लिया। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल निकालना। तो विल एक्ट बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम जो d दूरी पर रखे गए हैं उनके बीच ये स्थिर वैद्युत बल आ गया। अब हम लोग गुरुत्वीय बल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल का फार्मूला होता है F = Gm1m2/r²। देखिए सेम चीज़ वही है, यहाँ पर स्थिरांक 1/4πε0 है, यहाँ पर स्थिरांक G है, यहाँ पर आवेश Q1 Q2 है, यहाँ पर द्रव्यमान m1 m2 है, यहाँ भी दूरी का स्क्वायर किया गया है, यहाँ भी दूरी का स्क्वायर किया गया। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो गुरुत्वीय बल Fg = Gm1m2/r² हो गया। सिंस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, जब क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि उनका परिमाण 0 है। तो वही कह रहा है कि सिंस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सिस्टम है उस पर पूरा कुल बल 0 है, तो कुल बल 0 तभी होगा जब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल समान और विपरीत हो जाए। तो Fe = Fg, जब ये बराबर हो जाएंगे, विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो ये हम पर ये सिस्टम पर नेट जो बल है वो 0 हो जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, अब दोनों समीकरण ये वाला और इसको यूज करने पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देंगे गुरुत्वाकर्षण बल को। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा E का ² 4πε0 d², ये = Gm1m2/d का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के लिए H लिखा है और दोनों हाइड्रोजन एटम है तो उनका द्रव्यमान बराबर होगा, तो डायरेक्ट m का स्क्वायर कर दिया, और H हाइड्रोजन के लिए, या इसी को अगर देखा जाए तो डेल्टा E² आ जाएगा 4πε0 Gmh², और हमसे डेल्टा E ही पूछ रहा है। तो अब 4πε0 की वैल्यू रख देंगे तो 6.67 × 10⁻11 इंटू G की वैल्यू रख देंगे, ये वाले G की, ये भी स्थिरांक है, तो 1.67 × 10⁻27। यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये उल्टा रख दिया है इसने। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9,
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, 1 अपान में चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इधर रखा है 1 अपान 9 इंटू 10⁻9। ये जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। और ये हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 1.67 इंटू 10⁻27। और 2 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया डेल्टा ई बराबर 10⁻37 कूलम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का बी आंसर हमारा करेक्ट है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10⁻−37 कूलम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 मजल्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, यानी गोले हैं जो आइडेंटिकल है, मतलब एक ही तरह, इनका मतलब कि उनका आयतन, द्रव्यमान, आकार सब कुछ समान है। आइडेंटिकल का मतलब समरूप सब तरह से। तो 2 आइडेंटिकल चार्जेज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो कह रहा है कि 2 समरूप गोले हैं, उनको 2 बिना भार वाली, मासलेस मतलब जो द्रव्यमान रहित हों, उन डोरियों से आपस में बांध दिया गया है और उन डोरियों की लंबाई L है। कह रहा है R इनिशियली एट डिस्टेंस D। तो कह रहा है कि पहले क्या है कि वो गोले D दूरी पर हैं एक दूसरे से, एक ही स्ट्रिंग से बांध दिया गया है और दोनों आइडेंटिकल हैं और चार्ज्ड है, मतलब उनमें आवेश है। तो जैसे भी बात है कि आवेश आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो जैसे ये 2 गोले हों इस तरह से, इस वाले क्वेश्चन में, तो ये 2 गोले हों और ये जो द्रव्यमान रहित स्ट्रिंग हो, इसकी लंबाई L हो और इनके बीच की दूरी D हो। यहाँ पर है क्योंकि प्रतिकर्षण होगा जब दोनों गोलों में समान आवेश होगा, तो इतनी दूरी पर है। और कह रहा है जो दूरी है वो ये धागों की लंबाई की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। D स्मॉलर देन L, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब देखिए जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में जो धागे की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है कि अपार्ट बिकॉज ऑफ दियर म्यूचुअल रिपल्सन, यानी आपस में प्रतिकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से दूर हैं। अपार्ट का मतलब दूर हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर हमने फिगर बनाया है। तो कह रहा है कि द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। अब क्या हो रहा है कि ये जो गोले हैं इनमें जैसे मान लीजिए रेत भरी हो, तो रेत भरी हो और छेद कर दिया जाए तो रेत गिरने लगे। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि इससे जो है रेत की तरह आवेश निकलना प्रारंभ हो जाता है, लीक होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब लीक होगा और कांस्टेंट रेट से, मतलब एक निश्चित दर से वो गिरना शुरू होता है। तो कह रहा है एज रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। तो अब जब ये गिरना शुरू हो जाता है आवेश, तो ये कह रहा है कि द चार्जेज एज रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। तो अब ये एक दूसरे की तरफ, जैसी बात है जब आवेश लीक होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो जो प्रतिकर्षण है वो धीरे धीरे कम होगा। तो क्योंकि कांस्टेंट रेट से आवेश लीक हो रहा है यानी निकल रहा है, तो कांस्टेंट रेट से ये v वेलोसिटी से यानी v वेग से एक दूसरे की तरफ आना शुरू होता है। क्योंकि प्रतिकर्षण कम होगा तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो कह रहा है देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x। तो ये जो v है वो इस प्रकार से बदलता है जैसे कि x का फंक्शन हो, यानी x के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, x के सापेक्ष में। तो कह रहा है कि जो स्फीयर हैं तो x v के साथ किस प्रकार बदलेगा, उसका फार्मूला या कौन सा रेशियो होगा या किस फंक्शन में बदलेगा, 4 विकल्प हमको दिया है।
इनमें से सही बात को बताना। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। कहिए तो एक बार क्वेश्चन फिर बता दें। कह रहा है कि दो आवेश हैं, आवेशित गोले हैं, समरूप हैं और एक धागे से बंधे हैं। उस धागे यानी डोरी की लंबाई L है और वो डोरी मासलेस है यानी द्रव्यमान रहित है। और गोले जो लटकाए गए हैं तो डोरी की लंबाई L है और दोनों गोले एक दूसरे से D दूरी पर हैं। अब क्या होता है कि गोलों में छेद कर दिया जाता है और इन दोनों से आवेश लीक करने लगता है, जैसे रेत भरी हो गोले में और लीक करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आवेश लीक करेगा यानी दोनों का आवेश कम होगा, तो जो अभी प्रतिकर्षण बल के कारण दूर थे वो आपस में पास आएंगे। जब पास आएंगे तो कह रहा है v वेग से पास आ रहे हैं। जब v वेग से पास आएंगे तो ये दूरी धीरे धीरे d वाली कम होगी। तो ये कह रहा है कि यक्ष के हिसाब से कम हो रही है। तो कह रहा है जो यक्ष के हिसाब से कम हो रही है तो वेग और जो यक्ष के हिसाब से दूरी कम हो रही है उनमें क्या रिलेशन है, यानी उनमें क्या संबंध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पर फिगर को अगर ध्यान से समझें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए दो समरूप गोले हैं, उनमें आवेश Q और Q है। एक दूसरे से ये L लंबाई है धागे की और ये दोनों से x दूरी पर है। पहले D दूरी पर थे लेकिन यहाँ पर x माना है, तो x के हिसाब से ही हम निकालेंगे, क्योंकि जब वो लीक होने लगते हैं तो जब लीक होंगे तो लीक होने के बाद वो कहा है कि दूरी जो घट रही है वो x है और x के हिसाब से हम लोग वेग के साथ उसका संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोला जो ये है Q वाला, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये डोरी है और ये गोला है। तो गोले में दो बल काम करेंगे। एक बल, कौन कौन से बल काम करेंगे वो तो हम लोग समझ ले रहे हैं। तो जो इसका भार है वो mg नीचे की ओर काम करेगा और जो डोरी का तनाव है, जिधर डोरी है, इस गोले का जो पिंड है, पिंड माने या गोला माने, इससे दूर की ओर टेंशन भी रहेगा, दूर की ओर भार भी रहेगा। भार हमारा पृथ्वी के केंद्र की ओर रहेगा यानी पृथ्वी के समतल से 90 डिग्री पर रहेगा और जो हमारा तनाव है वो डोरी पर अगर कोई लंबवत रेखा खींच दी जाए तो उसके 90 डिग्री पर यानी लंबवत डोरी के दिशा में इस पिंड से दूर की ओर रहेगा, जैसा यहाँ पर बनाया गया है। ये हो गया। तो अगर अब हम इसको दो भागों में बांटें तो ये थीटा कोण हो जाएगा। तो अगर ये थीटा कोण हो, दो इसके घटक हम लोग बांटेंगे टी के, क्योंकि इसके हमको सीध में ही विपरीत दिशा में और इसके समान विपरीत दिशा में हमको घटक बनाना पड़ेगा ताकि बलों को बैलेंस किया जा सके। तो इस थीटा हो जाएगा। तो पास में कास, सामने साइन हमने बताया था। तो थीटा के पास वाली भुजा टी है तो टी का थीटा हो गया, सामने वाली भुजा टी है तो टी साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये इधर को जाएगा। इसके बाद अगर ये x दूरी है तो दोनों में Q चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसके कारण ये इधर को प्रतिकर्षित होगा। तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 में दोनों Q हैं तो दोनों में Q1 Q2 में Q लिखेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपान x स्क्वायर इधर को लग गया। तो इधर को स्थिर वैद्युत बल लगा है, इधर को ये प्रत्यानयन बल लगा है, क्योंकि जब इनमें छेद कर दिया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल घटेगा तो ये इधर को गोला भागेगा। तो ये टी साइन थीटा एक तरह से प्रत्यानयन बल की तरह काम करेगा और ये हमारा टी का घटक ऊपर को है। तो इस प्रकार से ये हमने फिगर बना लिया। अब देखिए यहाँ पर बीच में एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो कोण थीटा है वही ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये भुजा है, इसको दो भुजाएं काट रही हैं तो इनके उल्टा वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये इधर को है तो ये विपरीत उल्टा इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो ये हमने फिगर बना लिया है। अब सारे बलों को बराबर कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन को
सॉल्व करने में अब कोई बहुत बड़ा भेद नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर, तो टी cos थीटा ऊपर था फिगर के हिसाब से, mg नीचे था, तो टी cos थीटा बराबर mg हो जाएगा। mg को टी cos थीटा बैलेंस करेगा। टी sin थीटा अंदर की ओर था दाहिने हाथ की तरफ, और ये गुरु स्थिर वैद्युत बल बाईं दिशा में था, तो टी sin थीटा KQ स्क्वायर अपान x स्क्वायर को बैलेंस करेगा। अब अगर इसको देखा जाए तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें अगर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें अगर हम, 2 में 1 का भाग दें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो टी sin थीटा अपान टी cos थीटा हो जाएगा, तो टी कट जाएगा, sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, इक्वल टू सेकेंड में पहले का भाग दिया गया है तो mg नीचे चला जाएगा, और KQ स्क्वायर अपान x स्क्वायर वैसे रहेगा। अब देखिए सिंस थीटा इज स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, क्योंकि क्वेश्चन में यक्स जो है जब उसमें छेद किया जाएगा और लीक होगा आवेश, समझाने के लिए कि छेद किया जाएगा तो लीक होगा, तो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ आएगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन में बता दिया है कि जो दो आपस में दूरी है d, वो धागे की लंबाई से बहुत कम है, यानी धागे की लंबाई बहुत ज़्यादा है और दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है। और धीरे धीरे जब यक्स की तरफ जाएंगे तो यक्स तुलना में बहुत ही कम होगा। तो ये कह रहा है कि सिंस थीटा इज स्मॉल, तो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा ही हमारा लगभग बराबर हो जाएगा sin थीटा के। अब देखें यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कोण लिया जाए यहाँ पर, तो अब इसमें समझने का प्रयास ये करिए कि साइन और tan की ही तुलना क्यों किया। तो साइन और tan की तुलना इसलिए किया कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, तो ये कोण है, तो ये हमारा लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो ये भुजा है लंब बटे कर्ण। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब तो हमारा यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो कर्ण और आधार में कितना अंतर होगा, तो चूंकि ये यक्स बहुत कम है, तो जब बहुत कम होगा तो ये जब इधर को आएगा तो बहुत ही कम अंतर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आना ही है, मध्य बिंदु से इधर ही गुजरेगा, इधर को ही खिसक के आएगा। तो जब इस बिंदु पर आ जाएगा तो लंब और आधार में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि डोरी की लंबाई तो यल ही है। इसीलिए साइन थीटा tan थीटा के लगभग बराबर कर दिया है, क्योंकि यक्स बहुत कम है, यक्स बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए सिंस थीटा इज स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो यक्स भी बहुत छोटा होगा, यानी बीच की दूरी बहुत कम होगी, तो tan थीटा sin थीटा के बराबर हो जाएगा लगभग, क्योंकि कर्ण लंब के बराबर, कर्ण आधार के लगभग बराबर होगा जब थीटा बहुत कम होगा। थीटा कम होगा तो लंब, कर्ण और आधार लगभग एक ही तरह होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तिरस्कृत भी कर सकते हैं। तो सिंस थीटा जब बहुत स्मॉल होगा तो tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा sin थीटा के, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण होगा तो लंब तो हमारा ये है, तो ये पूरी दूरी यक्स है, तो ये x/2 हो जाएगा लंब, ये x/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और लंब हमारा यल है, तो लंब बटे जब कर्ण करेंगे तो लंब यक्स है बटे 2, और बटे में कर्ण करेंगे तो कर्ण हमारा यल है तो 2l हो जाएगा, तो x/2l हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा इक्वल टू x/2l कर दिया है, तो x/2l इक्वल टू इतने के बराबर हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एम जी। तो अगर क्यू स्क्वायर निकालें तो एक्स क्यूब एम जी अपान 2L हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ पर एम जी और ये धागे की लंबाई और ये के सब कांस्टेंट है, इतना सब स्थिर हो जाएगा। एम द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, जी भी नहीं बदलेगा गोले का, और लंबाई भी धागे की नहीं बदलेगी, और के तो हमारा ये कांस्टेंट है ही जो स्थिर वैद्युत बल में आता है, तो वो कांस्टेंट है, तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा एक्स क्यूब के। तो जब स्क्वायर इसमें है तो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 3/2 हो गया। यानी अब देखिए यहाँ पर असली बात समझिए, चूँकि गोले से आवेश लीक हो रहा है तो उसमें प्रति सेकंड जो चार्ज है वो घटता जाएगा। तो घटेगा तो किस रेशियो में, प्रति सेकंड घटेगा, तो इसलिए dQ/dt लिख दिया। dQ/dt मतलब आवेश में कमी प्रति सेकंड, तो dQ/dt हो गया। ये समानुपाती हो जाएगा 3/2 √x dx/dt। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो कह रहा है कि एक निश्चित दर से आवेश लीक हो रहा है, तो जितने निश्चित दर से आवेश लीक होगा उतने निश्चित दर से हमारी x दूरी भी घटेगी प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड जो आवेश लीक हो रहा है dQ/dt, तो उसी हिसाब से प्रति सेकंड दूरी घट रही है dx/dt। तो ये जो है, तो इसको यहाँ पर देखिए dQ/dt समानुपाती 3/2 जो यहाँ पर है और √x dx/dt लिख दिया। यहाँ पर देखिए x है और इसमें समानुपात के हिसाब से बीच की दूरी घट रही है, तो ये x के रेस dx/dt, ये d जो लगा है कि मतलब बहुत कम मात्रा में घट रही है, तो इसीलिए ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर रूट लगा दिया गया। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 √x, और dx/dt यानी विस्थापन बटे समय हमारा वेग होता है, तो इसलिए ये वेग लिख दिया। सिंस dQ/dt = कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर dQ और dt हमसे क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि एक समान दर से जो है आवेश लीक हो रहा है, यानी dQ/dt यदि कांस्टेंट हो जाए यानी स्थिरांक हो जाए, स्थिर हो जाए, तो क्या होगा, तो ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√x के। अब यहाँ पर देखिए जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो अब v को इधर रखेंगे, अगर v को, और ये पूरे को इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा और √x भी नीचे हो जाएगा, तो 2/3 √x हो गया। अब चूंकि 2 और 3 ये स्थिरांक हैं, संख्याएं हैं, तो समानुपात कर दिया v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है कि v जो है 1/√x के समानुपाती होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता है। तो कह रहा है 2 pith ball carries equal charges are suspended from a common point by string of equal length। तो कह रहा है 2 pith ball मतलब अंदर से ठोस हैं, तो उन गेंदों को जो है जिनमें चार्ज समान है उनको धागे से बांध करके लटकाया गया है, और धागे की लंबाई इक्वल है यानी बराबर है। कह रहा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, उनके बीच जो साम्य अवस्था में दूरी है वो क्या है, r है। नाउ द स्ट्रिंग आर राइटली क्लाइम्ड एट हाफ द हाइट। अब क्या होता है कि ये आधी ऊंचाई पर, ये पूरी ऊंचाई y है, तो इसकी आधी ऊंचाई पर इन दोनों डोरियों को एक करके गांठ लगा दी जाती है। तो वही कह रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग आर राइटली
रिजिडली क्लाइम्ड, रिजिडली मतलब कठोरता से, क्लाइम्ड एट हाफ द हाइट, आधी ऊंचाई पर ये कठोरता से बांध दिया जाता है। अब कह रहा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बाल नाउ बिकम्स, तो कह रहा है कि अब दोनों बाल के बीच में जो साम्य अवस्था है तो बीच की दूरी कितनी होगी, इसको आर डैश माना है। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, दो बराबर आवेश की गोलियां हैं जो ठोस हैं, उनको दो धागों से बांध करके लटकाया गया है, धागों की लंबाई बराबर है और दोनों गोलियों की साम्य अवस्था में बीच की दूरी कितनी है, आर है। साम्य अवस्था कौन है, जब वो संतुलन में है। अब क्या करता है कि ये जो ऊंचाई है दोनों के बीच की वाई, इनसे आधी ऊंचाई पर इन दोनों को एक गांठ द्वारा लगा करके ये ऊपर का धागा एक कर देता है, ये यहाँ पर एक गांठ लगा देता है। तो कह रहा है अब दूरी कितना होगी दोनों के बीच की, अगर आधी ऊंचाई पर गांठ लगा दिया जाए और दोनों जब साम्य अवस्था में होंगी, तो अब दूरी इनके बीच की कितना होगी हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसे हमने फिगर 3 वाले में बनाया था वैसे 4 वाले में भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों गोलियों को लटका दिया गया है, बीच से एक लाइन खींची गई तो कोण थीटा हो गया, ये भी कोण थीटा हो गया, क्योंकि ये अभिलंब है तो दोनों कोण बराबर होंगे। अब ये अगर इधर को देखा जाए तो ये डोरी का तनाव टी काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा, इस टी की वजह से टी कास थीटा इधर को रहेगा, टी साइन थीटा इधर को रहेगा, और दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल है, उसके प्रतिकर्षण के कारण ये बल इधर को रहेगा। बीच की दूरी r है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो लेट m बी मास ऑफ ईच बॉल एंड q बी चार्ज ऑन ईच बॉल, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कह रहा है कि द्रव्यमान m है और आवेश बीच दोनों में q है और बीच में उनके प्रतिकर्षण वाला F बल लग रहा है, तो वो F कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और दोनों Q हैं तो Q स्क्वायर अपान r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब ये साम्य अवस्था में है यानी इक्विलिब्रियम में है यानी संतुलन में है तब क्या होगा। तो जब संतुलन में है तो ये बल इसको संतुलित कर लेगा, ये इसको संतुलित कर लेगा, तो टी कास थीटा बराबर mg हो जाएगा और टी साइन थीटा बराबर f हो जाएगा। ये स्थिति बन गई। अब क्या होगा, डिवाइडेड सेकेंड बाई 1, वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में दूसरे में पहले समीकरण से भाग दिया था तो वैसे भाग दे दिया गया, तो tan थीटा बराबर हो गया f अपान mg, ये ऊपर रह गया नीचे, ये हो गया f की वैल्यू ये है यहाँ पे रख दिया, तो 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर अपान ये mg हो जाएगा। तो फिगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले से, अब पहले इक्वेशन से अगर समझा जाए तो अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन में हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि अब ये बीच की दूरी को आधा कर दिया गया यानी y/2 कर दिया गया, तब ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा होगा और ये बीच की दूरी आधी हो जाएगी क्योंकि आधी दूरी ये है आधी दूरी ये, तब इनके बीच जो गोले हैं इनकी बीच की दूरी हम लोगों ने r डैश मान लिया। तो अब क्या स्थिति बनेगी, तो फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, tan थीटा डैश हो जाएगा। अब tan थीटा डैश, तो जैसे f बराबर इतना था तो उसी प्रकार 1/4πε0, ये जो आवेश है वो तो नहीं बदलेगा तो वह उतना रहेगा, तो q स्क्वायर अपान बीच की दूरी बदल जाएगी तो उसको r डैश मान लिया, तो r डैश का स्क्वायर हो गया अपान भार नहीं बदलेगा दोनों गोलों का, तो mg वैसे हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा और q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, तो tan थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा r डैश बाई 2 अपान y/2। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसका भाग नहीं दिया जैसा हम सोच रहे हैं,
इस तरह नहीं किया गया है। अब ये इतना क्यों लिखा गया है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाल बटे कक्का होता है, तो साइन कास टैन, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अगर इसमें देखा जाए ये कोण है तो ये हमारा लंब हो जाएगा। इतने की बात हो रही है, इतने की ये पूरा आर डैश है तो इतना कितना हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, r'/2 हो जाएगा। और ये लंब इतना है, ये लंब बटे आधार, तो ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है y/2 और ये लंब होगा, सामने वाली भुजा है तो लंब कितना है r'/2। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है r'/2 और आधार कितना है y/2, तो इतने के बराबर y/2 कर दिया गया, r'/2 अपान y/2। तो ये कट जाएंगे। तो डिवाइडेड 4 और 3, तो ये तीसरे और चौथे में अब भाग देना है। इस तरह तीसरे चौथे में, हम लोग इसका कर रहे थे वो गलत है, तीसरे चौथे में भाग देना है। तो जब चौथे में डिवाइड करेंगे, तीसरे डिवाइडेड 4/3, यानी 4 से तीसरे को डिवाइड करेंगे, नीचे रहेगा तो ये आ जाएगा 2r'/r इक्वल टू r² अपान r' स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा जब चौथे में तीसरे को डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में चौथे में तीसरे को, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्यू पूरा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिख दिया है, Q²/r² होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि Q1 Q2/r² होता है तो Q1 Q2 मिलके Q² होगा, तो गलत हो गया है। तो ये पूरा ये कट जाएगा, Q², यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये पूरा इसके साथ कट जाएगा। तो हमारा r/ ये कुल मिला के ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये डिवाइडेड 4/3, तो ये r'/y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा r'/y, तो ये हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अगर एक एक को देखें तो r'/y इक्वल टू, अगर इसको देखें तो ये बटे में जाएगा, तो इसमें जब इसका भाग दे दिया जाएगा तो ये जब बटे में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो r² हो जाएगा और ये नीचे रहेगा r'² अब इधर की अगर बात करें तो r'/y अपान ये 2 नीचे चला जाएगा तो r/2i हो जाएगा, तो r/2i। अब y से y कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2r' अपान r हो जाएगा, तो 2r' अपान r कर दिया, और यहाँ पर r² अपान r'²। इसको सॉल्व किए तो ये इधर आया, तो r' क्यूब हो गया इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो r³ हो जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। तो ये आगे r' इक्वल टू r अपान r', अब ये देखिए क्यूब है तो हटेगा, तो 3 में अंडर रूट नीचे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। तो चौथे का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो चौथे का ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2
2 पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग ए चार्ज Q। 2 धनावेशित आयन हैं, वो चार्ज कितना रखे हुए हैं Q। कह रहा है आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, उनको D दूरी पर अलग अलग रख दिया गया है। कह रहा है इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन, अगर उन दोनों आयनों के बीच का जो बल है, प्रतिकर्षण बल, वो F है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो कह रहा है कि उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कितने की मिसिंग हुई है, मतलब गायब हो गए हैं। ई बीइंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनों के बीच का चार्ज है। तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयन हैं, उनके आवेश आपस में Q है, उनके बीच की दूरी D है, उनमें लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। तो कह रहा है जब प्रतिकर्षण बल F है तो दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन गायब हो गए हैं यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम नियम के हिसाब से द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉजिटिव आयन ईच ऑफ चार्ज Q, अगर 2 Q चार्ज वाले आवेश हैं, उनके बीच की दूरी D है, तो कूलाम नियम के अनुसार उनके बीच बल कितना लगता है, F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन D स्क्वायर, या F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 D स्क्वायर। ये कूलाम नियम से है। तो अब Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 FD स्क्वायर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का इधरा उधरी हुई है। तो आवेश की बात हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 4πε0 FD स्क्वायर आ गया, यानी Q इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 4πε0 FD स्क्वायर। अब एक चीज़ हमको पता है कि अगर संख्या निकालना हो तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू N, जहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। जो N है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो गायब हुए हैं। E बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो E है वो आवेश का परिमाण है जो कि इलेक्ट्रॉन में रहता है। तो अब इसको देखते हैं। तो कितनी संख्या है, तो Q इक्वल टू N होता है, तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। अब Q हमको क्वेश्चन में पता है अंडर रूट 4πε0 FD स्क्वायर है। अब इसको अंडर रूट में E को भी अगर बंद करना है तो जैसी बात है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर E को स्क्वायर में लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का C वाला आंसर हमारा करेक्ट है। अब 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब 6वें क्वेश्चन से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।